हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे, भारत की अवस्थिति के बारे में जानेंगे, भारत से लगे पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, किस देश की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है, किसकी सबसे ज्यादा लगती है, किसकी कितनी कम लगती है। और पड़ोसी देशों के साथ साथ हम जानेंगे तटीय सीमा के बारे में, भारत की तटीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, समुद्री क्षेत्र यानी तटीय क्षेत्र से लगे राज्य कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा सीमा कौन टच करता है, सबसे कम तटीय सीमा कौन सा राज्य टच करता है, इस प्रकार से जानेंगे। तो सबसे पहले इस मैप के माध्यम से जानना चाहेंगे। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, हमारा ज्योग्राफी का काफी पार्ट हो चुका है, जिसमें से हम नदियां, झीलें, दर्रे और बहुत कुछ करवा चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है, जिससे किसी न किसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एमपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम्स हो, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। ज्योग्राफी वही है, पढ़ना सभी को वही पड़ता है। बस बात ये हो जाती है कि कौन सा स्टेट है, कौन से स्टेट में किस प्रकार से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। स्टेट्स बाय स्टेट्स पीसीएस का एग्जाम्स होता है, तो वहां पे उस स्टेट्स के बारे में कुछ प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो हमारा जीएस होता है सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखें तो अफगानिस्तान लगा है, भारत का पड़ोसी देश जो अफगानिस्तान लगा है। फिर इसके बाद चाइना लगा है, नेपाल लगाना। इसके बाद देखना है कि कितने देशों से भारत की सीमा टच होती है। ये ऊपर दिख रहा है, जो आप लोगों को ऊपर जो देख पा रहे हैं, बता रहा हूं मैं। ये अफगानिस्तान लगा है, ये चाइना लगा है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और इसके बाद बात करें ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है। ओके, इस प्रकार से लगे हुए हैं कंट्री। और फिर से बताता हूं मैं कौन कौन सा कंट्री लगा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और नीचे की बात करें तो ये हमारा एक द्वीपीय देश है, जो वो है श्रीलंका। ओके, इस प्रकार से लगा हुआ है। ये भारत का एक प्रकार से आप देखेंगे यहां पे, तो ये मैपिंग की है मैंने और ग्लोब में बताने की कोशिश की है कि भारत कहां पे अवस्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 यानी 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये दिया गया है। और नीचे दिया गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत की अवस्थिति है पूरे ग्लोब में। ओके, ये मालदीव है, ये मालदीव है। अब इसमें एक चर्चा करें हम कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, कर्क, यहां मैं लिखता हूं कर्क। कर्क रेखा कहां है? ये निकली हुई है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले नंबर पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ओके, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल
त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यह है कि भारत के कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, जिस राज्य की राजधानी सबसे नजदीक है। तो ऐसा कौन सा है? यह है रांची। ऐसा राज्य कौन सा है? वो है रांची। रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ओके, सबसे नजदीक होकर के। फिर इस प्रकार से भोपाल भी है, भोपाल के पास से भी निकलती है और गांधीनगर से भी निकलती है, यानी अहमदाबाद से भी निकलती है। तो सबसे जो नजदीक है राजधानी किस राज्य की है? झारखंड की राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, ओके। और भोपाल भी है, गांधीनगर भी है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। यानी कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि किस प्रकार से है आप बता सकते हैं। कौन कौन है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम, ओके। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारा जो भारत का भौगोलिक विस्तार है वो बताया मैंने। अब हम बात करें तो भारत की स्थल सीमा की बात करें। स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और द्वीपीय तथा तटीय सीमा को मिला दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर। द्वीप तथा तटीय सीमा टोटल मिला के, द्वीपों की और तटीय सीमा को मिलाकर के जो सीमा है वो है 7,516 किलोमीटर, ओके। अब इसके बाद बात करें हम भारत में, उत्तरी भारत जो है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? ओके, भारत कौन से गोलार्ध में, यहाँ स्थित नहीं बोलेंगे, भौगोलिक जो लैंग्वेज है, भाषा, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत अवस्थित है। जैसा कि मैंने बताया था अभी, यहां पे मैं भारत को बनाता हूं, वो डिस्टर्ब हो गया। भारत को मैं बनाता हूं, जैसे छोटा नहीं बनेगा, मैंने इससे बना नहीं पा रहा हूं मार्कर से, इससे ऐसा करके नहीं, अमीबा बन गया, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो भौगोलिक स्थिति हो जाती है हमारी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी क्यों बोला गया है? ये जो मैं पहले किसी एक क्लास में आपको बता चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब भारत में बात करें तो कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, भारत से कितनी देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं। यहां पर देशांतर रेखाएं निकालना है तो हमें 97 यानी 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटा देना है, माइनस कर देना है, तो 29.18 देशांतर, मतलब 30 देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं भारत से, लगभग 30 देशांतर होकर यहां भारत से निकलती हैं। अब बात करें कि गुजरात पश्चिम की ओर है, तो गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 देशांतरों का अंतर है। कितनी देशांतर रेखाओं का अंतर है? गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश में 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है। और हम जानते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का अंतर होता है।
तो 4 मिनट का अंतर होता है, तो 30 जो देशांतरों का अंतर है, तो 30 देशांतर हैं, भारत से होकर गुजरती हैं, जो पूर्व से पश्चिम का जो हमारा पूरा बताया गया 68 97 97 25, 68 7 से 97 25, इसके बीच का जो माइनस किया हमने यानी लगभग 30 आया। यानी 30 देशांतर रेखाएं भारत के पूर्वी पश्चिमी छोर से होकर गुजरती हैं, जो टोटल मिलाकर के, ठीक है। अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर का अंतर 4 मिनट का होता है, तो 30 का हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 30 इंटू कर देंगे 4, यानी 120 मिनट का अंतर हो जाता है, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में अंतर हो जाता है, यानी कि गुजरात का जो अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से आगे है। ओके, कितने 2 घंटे आगे है, यानी भारतीय में समय का अंतर दिया गया है। तो इसी को दूर करने के लिए, इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए एक मानक रेखा 82.5 डिग्री, एक मानक रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश की एक ऐसा शहर है, उस सिंगरौली जिला है जहां से होकर के गुजरती है। ओके, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बोल सकते हैं पूर्वी जिला है, सिंगरौली से होकर गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो मानक रेखा है, इसी से पूरे भारत का समय लिया जाता है। इस समय के अंतर को दूर करने के लिए जो मानक रेखा खींची गई है, वो इसलिए खींची गई है कि आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि 82.5 ही क्यों ली गई है, इसको 82.5 ही क्यों लिया गया है। तो इसका भी जवाब देता हूं कि 82.5 इसलिए लिया गया है कि हम 68 और 97 को लगभग जोड़ेंगे, 68 और 97 को जब जोड़ेंगे तो हमारा लगभग 165 आता है, 165 आता है। अब 165 का जब हम किसी भी चीज का मध्यमान निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, एवरेज करके मध्यमान निकालते हैं, तो उसका मिड पॉइंट लिया जाता है। ऐसा ही भारत में जो डिफरेंस है 2 घंटे का, यानी 2 घंटे आगे का समय अरुणाचल प्रदेश का है, गुजरात के समय से 2 घंटे पीछे गुजरात का समय। अब इस डिफरेंस को दूर करने के लिए कि जब देखा गया है कि भारत में ही 2 घंटे का अंतर है, क्यों अंतर है, क्योंकि भारत से टोटल मिलाकर के देशांतर रेखाएं 30 गुजरती हैं, 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो टाइम का अंतर होता है 4 मिनट का होता है। जब 30 का हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 120 आता है, यानी 120 मिनट से आता है। 120 मिनट का मतलब है लगभग 2 घंटे। अब 2 घंटे हो जाता है, 120 का मतलब 2 घंटे होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। इस अंतर को दूर करने के लिए, इस अंतर को दूर करने के लिए हर एक देश की अपनी मानक रेखा होती है। जैसे ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा यानी इंग्लैंड की ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच शहर में है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा बोला गया है। ओके, तो वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जहां से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे भारत का समय है ग्रीनविच रेखा से। वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम ये बात करेंगे भारत के ही बारे में। भारत में ही ऐसा अंतर है 2 घंटे का। इस अंतर को दूर करने के लिए क्या सोचा गया है कि जो हमारा जो भौगोलिक विस्तार है, पूर्वी देशांतर रेखाओं का हम एक प्रकार से ऐड करते हैं उनको, यानी हम जोड़ते हैं उनको। 68 97 हमारा जो पूर्वी देशांतर है, और लास्ट का जो हमारा है 97 25 पूर्वी देशांतर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इसका जो जोड़ होगा वो 165.333 ऐसा लगभग आता है, लगभग 165 आता है। जब 165 आता है, अब हमें मिड पॉइंट निकालना है। अब 165 का जो मिड पॉइंट है वो एक यानी 82.5 है, यानी 82 यानी 82.5। ओके, ये हमारा मिड पॉइंट हो जाता है, यानी 82 सही 1/2, यानी पूर्वी देशांतर रेखाओं के जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 82.5, यानी 82.5। और 82.5 कहां पर चिन्हित किया गया है, वो इलाहाबाद के नैनी में से चिन्हित किया गया है। अब 82.5 डिग्री रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि हमने जैसा कि हमने कर्क रेखा का बताया था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि हम बता चुके हैं। ओके, कौन कौन से राज्य थे वो आपको पता होंगे, जैसा हमने इससे पहले बताया।
गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ओके, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसी प्रकार से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो मानक रेखा है वो क्यों खींची गई है? क्योंकि हमारे भारत में ही 2 घंटे का अंतर था। पूर्वी और पश्चिमी छोरों में बहुत अंतर था। 2 घंटे का अंतर बहुत होता है। जब किसी व्यक्ति को एक घड़ी के समय से पूछा जाता है कि भाई गुजरात में क्या टाइम है और अरुणाचल प्रदेश में क्या टाइम है, तो गुजरात के समय में अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर रहेगा, तो ये कोई लीगल बात नहीं मानी जाएगी। इसको दूर करने के लिए, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए एक मानक रेखा को खींचा गया है जो दोनों का मध्यमान है। 165 का मध्यमान आएगा तो 82.5 आएगा, और 82.5 मानक रेखा हमारे इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर से बताता हूं, मध्य प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के हमारी 82.5 पूर्वी देशांतर मानक रेखा गुजरती है, जो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए, इस अंतर को दूर करने के लिए बनाई गई है कि भारत में ही 2 घंटे का अंतर है, भाई काम नहीं चलेगा। इस काम को दूर करने के लिए एक मानक रेखा को बनाया गया है। ओके, जो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। आया समझ में? यही है इसमें, ठीक है। अब बात करें, ये पूरा इसी के बारे में वर्णन किया गया जो मैं बता रहा था आपको। अब बात करें यहां पे कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात करें, यानी तो भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कंट्री है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा कंट्री है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल है जो, उस विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल है। ओके, अब क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमानुसार देशों की बात करें तो सबसे पहले जो रूस है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। इस प्रकार से हम इसके क्रम को जान सकते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है, इसको याद करने का एक तरीका है। सबसे पहले हम यहां से जाएंगे, रूस ए है, रूस, यहां पे रूस लेंगे, रूस से जाएंगे कनाडा पे, यहां कनाडा है। ओके, ये आर है, रूस है, ये सी है। ओके, अब यहां से जाएंगे हम, अब जाएंगे हम चीन पे, यहां सी है, ठीक है, CH है, चाइना है। और यहां से जाएंगे हम यूएसए यानी अमेरिका पे, अमेरिका है। फिर से हम जाएंगे यहां से, यूएसए से जाएंगे हम दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कंट्री है जिसका नाम है ब्राजील, ब्राजील जाएंगे। ब्राजील के बाद हम जाएंगे यहां पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद हम भारत चले जाएंगे। इस प्रकार से कंडीशन बन जाती है। ओके, रशिया जाएंगे पहले, रशिया से फिर हम जाएंगे कनाडा, फिर कनाडा से चाइना, चाइना से यूएसए, यूएसए से ब्राजील, ब्राजील से हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जाएंगे हम इंडिया। इस प्रकार से हमारा याद करने का तरीका हो जाता है। ओके, अब बात करें भारत के राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखते हैं क्रमानुसार राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कितना क्षेत्रफल किसका कितना है, कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कौन छोटा है। कुछ राज्यों को जान लेते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सन 2000 तक भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन हुआ, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य निकाला गया, तो मध्य प्रदेश के पास से यह अपना एक दायित्व था, जो एक अपने आप में एक नाम था,
वो छीन लिया गया। किसने छीन लिया? वो राजस्थान ने छीन लिया। ओके, तो छीनना ही है, किसी की एक पदवी है, वो पदवी चली गई। किसकी? मध्य प्रदेश की। भाई मध्य प्रदेश पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य था, जो अब दूसरे नंबर पे है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर गुजरात है, फिर आपका कर्नाटक है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से आप बता सकते हैं। ओके, और यहां पे बात करें सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो गोवा है। सबसे छोटा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है। भारत के जिले क्रमानुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है भारत का, गुजरात का, वो कच्छ है गुजरात का, फिर लेह है जम्मू कश्मीर, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है, फिर बीकानेर है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर सभी राजस्थान के हैं, और जम्मू कश्मीर का लेह है। गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला की बात करें तो माहे है, पुडुचेरी में है। माहे डिस्ट्रिक्ट है जो भारत का सबसे छोटा जिला है। माहे माहे सबसे छोटा जिला है जो पुडुचेरी में है, जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, अब बात करें यहाँ पे भौगोलिक स्थिति की, जैसा कि हम बात कर चुके हैं अभी, भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने बात की है। भौगोलिक स्थिति की बात की है, जैसे कि हमने बताया था। यहां से हम बात करते हैं नीचे से। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? देखो, हर एक देश की भौगोलिक स्थिति होती है, हर एक जगह की भौगोलिक स्थिति होती है। आपके गांव की, हमारे गांव की, हर शहर की, हर कंट्री की, हर राज्य की, हर जिले की, हर एक पॉइंट की भौगोलिक स्थिति है। ऐसा ही हमारे कंट्री का है भौगोलिक स्थिति। विश्व के ग्लोब में भारत कहां पर स्थित है, कैसे जानेंगे? देखो, ग्रीनविच रेखा है, जो कुछ बताना चाहूंगा मैं। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, और ये हमारा यहां से जीरो देशांतर रेखा है। ये जीरो देशांतर रेखा ऐसी खींची गई है। यहां से इस साइड वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, ये पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी, और जीरो से इस साइड वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, वो हमारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। तो भारत जो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से, यानी पूर्वी देशांतर रेखा से, जीरो वाली देशांतर रेखा से पूर्व में स्थित है। यानी कौन सी साइड? इस साइड स्थित है। तो इसको पूर्वी देशांतर गोलार्ध बोला गया है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और नीचे से हमारी विषुवत रेखा खींची गई है 0 डिग्री। विषुवत रेखा कौन है? अक्षांश रेखा है, जो कि ग्लोब को दो भागों में पार्टीशन करती है, डिवाइडेशन करती है, जो दो भागों में बांटने का काम करती है, वो एक विषुवत रेखा है। विभाजक रेखा है, यानी भूमध्य रेखा है। भूमध्य यानी भूमि का एक मिडिल पॉइंट है। वो क्या करती है? वो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। अब जो इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर वाली लाइनिंग जितनी भी होगी, जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, ये वाली, ये उत्तरी अक्षांश होंगी, और 0 डिग्री से नीचे वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, वो देशांतर रेखा, वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। अब भारत की जो अवस्थिति है, भारत की जो अवस्थिति है, भारत की जो अवस्थिति है, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ पे भारत है। ये भारत है, ये विषुवत रेखा है। अब भारत पूर्वी देशांतर यहाँ पे है, और उत्तरी अक्षांश यहाँ पर है। तो यहां से हमारी भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना जाता है। इसलिए भारत को बोला जाता है कि भारत कहां पर है? भारत यहां पर है। इसलिए भारत को बोला जाता है कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि पूर्वी देशांतर जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, उसके भारत पूर्व में है। यहां पूर्व की बात करें तो ये वाला साइड पूर्व हो जाता है। और वैसे ही बात उत्तरी अक्षांश की बात करें तो विषुवत रेखा के ऊपर है भारत। ये वाला, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर है भारत, यानी यहां है। ये वाला जो मैंने ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल के अंदर है। ओके, तो इसलिए भारत की जो अवस्थिति को बोला जाता है वो क्या है? भारत एक कैसा है कंट्री?
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए बोला था मैंने, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, जैसा कि ये लिखा है, 8 डिग्री, ये लिखा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी पूर्वी अक्षांश। उत्तरी है, पूर्वी है, गोलार्ध है ना, उत्तरी अक्षांश इसको बोल सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भारत की स्थिति कहां है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी जो उत्तरी पॉइंट है हमारा, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी पॉइंट है भारत का, उसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। और जो हमारा दक्षिणी है, दक्षिणतम बिंदु है, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं उत्तरी अक्षांश वाले उत्तरी भाग को भारत के। यानी इंदिरा कॉल हो गया ऊपरी भाग, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और दक्षिणी पॉइंट है जो हमारा, वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो भौगोलिक विस्तार है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट यहां पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, यहां पर जहां पे लिखा हुआ है। इस प्रकार से बात हो जाती है। ओके, तो ये हमारी ये बात हो जाती है। अब हम बात करें पश्चिमी पूर्वी एरिया की। तो पश्चिमी एरिया की बात करें, पश्चिमी एरिया गुजरात में है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से देशांतर रेखा, यहाँ दिखा है हमारा पूर्वी देशांतर रेखा है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जो लिखना है आपको, यही लिखना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 8 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट बोल सकते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की अवस्थिति है। जो भारत की बात करें तो पूर्वी जो अंतिम छोर है भारत का, तो उसको हम बोलते हैं लिबिथु। भारत के, जैसे कि हमने बोला है, भारत के उत्तरी छोर को क्या बोलते हैं? भारत के उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल बोलते हैं, भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। वैसे ही भारत के पूर्वी छोर को लिबिथु नाम से जाना जाता है, लिबिथु नाम से जाना जाता है, तथा पश्चिमी छोर को सर ग्रीक के नाम से जाना जाता है या ग्वारमाटा के नाम से जाना जाता है। दो नामों से जाना जाता है, ग्वारमाटा या सर ग्रीक। ठीक है, और पूर्वी छोर को बोलते हैं लिबिथु, पश्चिमी छोर को बोलते हैं सर ग्रीक या ग्वारमाटा, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। चारों छोर याद होना है आपको और इसका विस्तार को याद रखना है। विस्तार जैसे कि बताए 8 4 37 6 68 7 97 25। ओके, और पूर्वी छोर को क्या बोलते हैं? लिबिथु बोलते हैं। पश्चिमी छोर को क्या बोलते हैं? सर ग्रीक बोलते हैं, ग्वारमाटा बोलते हैं। दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से बात हो जाती है। अब यहाँ पे देखना है कि जो, जैसा कि मैंने बताया था कि कितने कंट्री हमारे पड़ोसी देश हैं। तो जैसे पाकिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है। ओके, तो ये लिखा हुआ है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये हमारा क्रम दिया हुआ है, क्रम दिया गया है कि कौन से कंट्री की सीमा कितनी भारत के साथ लगती है। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं BACHPAN, ऐसा ही लिखना है जैसा लिखा है यहाँ पे, BACHPANBNMBA, यानी बचपन
बचपन, ये लिखो, ये हो गया बचपन एमबीए, यानी बचपन में एमबीए किया तो लिख सकते हो बचपन एमबीए। तो बीए से हो जाता है बांग्लादेश, सीएच से चाइना, पीए से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ओके, जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो लाइन है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। चाइना के बीच में भारत के बीच की लाइनिंग को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ओके, इस प्रकार से हो जाती है। और डूरेंट रेखा है हमारी अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो जैसा कि इससे पहले बता चुके हैं, स्थलीय सीमा भारत की 15,200 किलोमीटर है और 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है भारत, जैसा कि हम बता चुके हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। ओके, 17 राज्य हैं जो कि टच होते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से। भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, यानी जो अन्य देशों को टच करते हैं। भारत के ऐसे 17 राज्य, कितने राज्य हैं? 17 राज्य, ये पूछा जा सकता है। और बात करें यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा पे शून्य रेखा, जीरो लाइन है। भारत की मुख्य भूमि की सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है और संपूर्ण तटीय सीमा की बात करें 7516.6 किलोमीटर है। ये हमारी बात हो जाए, ये हमारा जो ये मैप बना हुआ है ये दिखाए किस देश के साथ, किस पड़ोसी देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत। सबसे कम जो करता है अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर, और 699 किलोमीटर भूटान के साथ करता है, और 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ करता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ 1751 करता है, और इसके बाद पाकिस्तान के साथ बात करें 3323 किलोमीटर करता है। इसके बाद 3488 किलोमीटर करता है चाइना के साथ, और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा साझा सीमा करता है 4096.7 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ करता है। मतलब सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है भारत वो करता है बांग्लादेश के साथ, फिर करता है चीन के साथ, फिर करता है पाकिस्तान के साथ, फिर करता है नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। इसी को इसमें बताया गया और बाकी वही का वही है। ओके, अब यहाँ पे बात करें हम तटीय सीमा से लगे राज्यों की क्रमानुसार देख लेते हैं, ये घटते क्रम में सबसे पहला, फिर सबसे ज्यादा जिसके साथ करता है, फिर उससे कम, इस प्रकार से, यानी बढ़ते क्रम से नीचे ले जाना है हमें। ठीक है, तो गुजरात सबसे ज्यादा, गुजरात के साथ तटीय सीमा को साझा करता है भारत। यानी तटीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी लगती है? गुजरात की, फिर उससे कम लगती आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की, फिर कर्नाटक की, फिर उड़ीसा की, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर केरल की, फिर गोवा की। 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी तटीय सीमा क्रमानुसार दी गई है। सबसे पहले गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर कर्नाटक की है, फिर गुजरात वो कर्नाटक की है, फिर उड़ीसा की है, फिर पश्चिम बंगाल की है, केरल की है, गोवा की है। ओके, यहाँ पे इसी की बात कही गई है। अब केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सीमा सबसे लंबी है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा केंद्र शासित, जैसे हमने बात कर ली यहाँ पे कि सबसे ज्यादा राज्यों में सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा जो जिसकी है वो कौन से राज्य की है? वो है गुजरात की। ऐसा ही सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार। ओके, और भारत का कुल समुद्री क्षेत्रफल की बात करें 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात, समुद्री क्षेत्रफल की बात। अब यहाँ पे दिया गया है फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक क्षेत्र प्रदेश देखना है। भारत के भौतिक क्षेत्र प्रदेश की बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान है, यानी ग्रेट यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान है, और ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया देखना है यहाँ पे, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर देखना है उत्तर का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, फिर इसके बाद ये दिखा है
ये हमारे भौतिक क्षेत्र है, भारत के भौतिक क्षेत्र या प्रदेश हैं। जैसे पहले नंबर आपका विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, फिर उत्तर का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, फिर प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो बीच में दिया गया है ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ओके, और इसके बाद जो इसके नीचे दिया गया है तटीवर्ती सीमा, ये तटवर्ती सीमा है, ये तटवर्ती सीमा है, ये वाली जो सीमा है वो तटवर्ती सीमा है ये। ओके, इस प्रकार से बात कही गई इसकी। अब पानी, अब एक चीज है, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो तीन ओर से घिरे हुए, पानी से तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को हम क्या कहते हैं? हम प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, अब हम पश्चिमी घाट के दर्रे देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपरों में, एग्जाम्स में, जैसे कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैन घाट। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका कई बार भूल जाता है, इसका क्रम भूल जाता है, तो कैसे उसको याद रख सकते हैं? जैसे कि हमने मूवी देखी होगी, सूरवंशम अधिकतर आती रहती है चैनलों पे, सूरवंशम मूवी आती रहती है। तो सूरवंशम में जो नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ओके, इससे याद रखना है हमें, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जैसे कि यहां लिखा है ठाकुर भानु प्रताप सिंह लिखा है, ये लिखा है ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ये बनाया था मैंने। ओके, अब इसके क्रम को भूल जाते हैं कई बार, छोटे मोटे एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है, पीसीएस में तो नहीं पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, बैंक में भी पूछ लिया जाता है, पुलिस हुआ, ऐसा हुआ, इन सभी में पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसको ध्यान देना है, तो ठाकुर भानु प्रताप के नाम से देना है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। सूरवंशम मूवी में जो ठाकुर भानु प्रताप होते हैं उनके नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे ठाकुर से हो गया थाल घाट, जो थाल घाट है वो हमें नासिक को मुंबई से जोड़ने की पूरा काम करता है। ठीक है, थाल घाट क्या करता है? नासिक को मुंबई से जोड़ता है। अब भोर घाट यानी भानु से हो गया भोर घाट, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब इसके बाद पाल घाट की बात करें तो पाल घाट क्या है? प्रताप से हो गया पाल घाट, ठीक है, भानु प्रताप सिंह, और सिंह से हो गया सैन घाट। ठीक है, और पाल घाट किससे जोड़ता है? जो कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, और सैन घाट जोड़ता है तिरुवनंतपुरम से, मदुरई से, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है सैन घाट। यहाँ पे अब ठाकुर से हो गया थाल घाट, जो कि नासिक को मुंबई से, और भानु से हो गया भोर घाट, जो कि मुंबई को पुणे से। इसके बाद प्रताप से हो गया पाल घाट, जो कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, और सिंह से हो गया सैन घाट, जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। इस प्रकार से पासेस हो जाते हैं, और आज का हमारा जो चैप्टर हो जाता है आज खत्म। इसके आगे हम और ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।